अब तक जड़ी बूटी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत पुरानी पद्धति एवं लाभदायक सिद्ध हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 80% जनसंख्या अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करती है। यहाँ तक कि आधुनिक दवाइयों में भी कुछ हद तक जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। पिछले 2 दशकों से लोगों में प्राकृतिक दवाइयों के लिए दिलचस्पी बढ़ी है और जड़ी बूटी संबंधी उपज का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। जड़ी बूटी के व्यवसाय में नियमों की कमी के कारण उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा एवं कच्चे माल की उपयोगिता चिंता का विषय बनी हुई है। 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अच्छी कृषि संचय पद्धति में दिशा निर्देशन किया है, जिसका पालन करके आप जड़ी बूटी के पौधों की अच्छी खेती, संचय एवं नियमबद्ध उत्पादन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छी कृषि संचय पद्धति का मुख्य उद्देश्य जड़ी बूटियों को कैसे अंकुरित किया जाए, कैसे संग्रह किया जाए एवं उसकी गुणवत्ता, संरक्षण, निपुणता किस तरह टिकाऊ रहे और किस तरह संभालना चाहिए, जिससे जड़ी बूटियों की दवाइयों के उत्पादन में लाभदायी हो सके। जड़ी बूटी कंपनियों की बढ़ती तादाद अपने जड़ी बूटियां मुहैया करने वालों से अनुरोध करती है कि जीएसीपी में दिशा निर्देशन के तहत जड़ी बूटियां प्रदान करे। कुछ देशों में जड़ी बूटी के उत्पादन का व्यापारीकरण करने के लिए जीएसीपी का लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। यह चलचित्र जीएसीपी मार्गदर्शिका कितने सस्ते और आसान तरीकों से आचरण में ला सकते हैं उसका अवलोकन दर्शाता है। यह प्रसंस्करण सुविधा बेंगलोर में है, जिससे स्पष्ट होता है कि जड़ी बूटी और मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के लिए स्वच्छता का स्तर कितना जरूरी है। यहाँ जड़ी बूटी के पौधों को काटने और फ्रिज में सुखाने से पहले 16 अलग अलग टबों में धोया जाता है। जड़ी बूटी को पूर्ण रूप से धोने और साफ करने का कारण यह है कि उसमें कोई रोग या सूक्ष्मजीव सम्मिश्रण रह न जाए। बैक्टीरिया एवं फंगस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन पौधे की परत पर ज्यादा मात्रा में होने से हम देख सकते हैं। अगर जड़ी बूटी थोड़ा सा भी सतह के संपर्क में आती है तो वह जल्दी ही दूषित हो जाती है। अधिकांश देशों में जड़ी बूटियों की बिक्री से पहले उसका पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान यदि उसमें किसी भी तरह की फंगस या बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो जड़ी बूटी को अस्वीकार कर दिया जाता है और बेचा भी नहीं जा सकता है। पूरी तरह से सूक्ष्मजीव सम्मिश्रण को रोकने के लिए उत्तम स्वच्छता जड़ी बूटी के विकास के हर पड़ाव में रखनी चाहिए। साधनों की पूरी सतह दूषित होने की वजह से जड़ी बूटी भी दूषित हो सकती है, इसीलिए उनका इस्तेमाल करने से पहले उनको स्वच्छ करना चाहिए। वह सभी सतह जो जड़ी बूटी के साथ संपर्क में आते हैं उन्हें विशेष रूप से साफ किया जाना चाहिए। जहाँ वन्य कृषि और उसकी कटाई करनी हो, वहाँ वन्य जड़ी बूटियों की प्रजातियों को अच्छी तरह पहचानना आवश्यक है। अक्सर दवाइयों और जड़ी बूटियों को पहचानने में दुविधा होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न जातियों के पौधे समान नजर आते हैं और अलग अलग जगहों पर उनके एक जैसे नाम होते हैं। यदि आपको किसी भी पौधे की प्रजाति को पहचानने में दुविधा होती है तो कोई सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या वनस्पति संग्रहालय के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। वैकल्पिक रूप से योग्य ग्राहक विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित नमूने तैयार करने के लिए अपने खरीदार से पूछे। जहाँ संभव हो वहाँ औषधीय पौधे की प्राथमिक जानकारी की पुस्तक किसानों और संचयकर्ताओं को वितरित की जाए। पुस्तक में प्रजाति के फोटोग्राफ्स, पौधे का विवरण एवं कृषि और कटाई प्रणाली का विवरण होना चाहिए।
औषधीय खेती का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि औषधीय पौधे को उस स्थान पर उगाया जाना चाहिए जो उन प्रजातियों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए कुटकी की फसल सर्दी के मौसम में की जाती है, उच्च हिमालय में उसके प्राकृतिक निवास स्थान के समकक्ष। ब्राह्मी की फसल के लिए गर्म जलवायु और अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है और अश्वगंधा को श्रेष्ठ तरीके से उगने के लिए शुष्क और कम उर्वरता के साथ क्षारीय मिट्टी की जरूरत होती है। फसल स्वच्छ स्थान पर दूषण संभावित स्रोत से दूर होना चाहिए, जैसे कि व्यस्त सड़कें और रसायन फैलाने वाले पड़ोसी क्षेत्र। भूमि फसल की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार होनी चाहिए। अधिकांश जड़ी बूटियों का सबसे अच्छा परिणाम होगा यदि मिट्टी अधिकतम खाद के द्वारा पोषित की गई है। अगर खाद फार्म यार्ड और आसपास के कूड़े में से बनाया गया हो तो उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि उसमें कोई अन्य संदूषण के संभावित स्रोत न हो, जैसे कि शहरी कचरे का खाद। पानी की वनस्पति ब्राह्मी उगने वाले खेत को उसी तरह तैयार करते हैं जैसा कि चावल की खेत के लिए। अन्य प्रजातियां जैसे कि कुटकी वायु युक्त बेड पर करनी चाहिए, जिसमें से बारिश का पानी आसानी से मानसून के दौरान निकल सकता है। अगर उपज बीज के द्वारा विकसित किया गया हो तो सुनिश्चित करें कि हाल ही में बीज की फसल अच्छी स्थिति में काटी गई है और कीट एवं रोगों से मुक्त है। जब बीज एकत्रित किए जाते हैं तब तारीख और संचय की जगह अंकित किया जाना चाहिए। अगर प्रजातियों को पहचानने में दुविधा हो तो किसी एक विशेषज्ञ का संपर्क करना चाहिए और उसके नाम एवं प्रजाति की जांच करा लेनी चाहिए। प्रजातियों के व्यवस्थापन के अधीन बीज नर्सरी बेड में बोए जाने चाहिए या बाद में प्रत्यारोपित या सीधे खेत में बिखरे या लाइनों में बोए जा सकते हैं। अन्यथा उन्हें प्रजातियों की आवश्यकता के अनुसार उन तरीकों से बोना चाहिए कि उसमें बीज के विकास के लिए पौधों और पंक्तियों के बीच समान जगह रहे। फसल की तारीख और बीज कहां से लिए गए हैं उसको लिख ले, जिससे बाद में फसल का उद्गम खोज सके। प्रजातियों के लिए मानक पद्धति के अनुसार काट लिया जाना चाहिए और इनके कई अलग अलग वनस्पति प्रवर्धन तकनीकें हैं। उदाहरण के लिए गुडुचि का प्रवर्धन तना कलमों के माध्यम से होता है। कुटकी को प्रकंद की कटिंग से बढ़ाया जाता है। द्रुत कुमारी को उसके मुख्य पौधे से शक्कर को अलग करके प्रवर्धन किया जाता है। दूसरी प्रजातियां जैसे कि ट्यूबरोज के पौधे को गुच्छों में से अलग करके प्रवर्धन किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रजाति की खेती कैसे की जाए उस संदर्भ में दुविधा में हो तो स्थानीय विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। किसी भी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फसल आरोग्यप्रद पौधों की ही करनी चाहिए और उनकी कटाई सही समय और सही कद में होनी चाहिए। पौधे और पंक्तियों के बीच समान अंतर न होने पर कटिंग नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि रोपण को नर्सरी से खेत में प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है तो सिद्धांत के अनुसार करते हैं। अगर पौधे को प्रत्यारोपित करने की जरूरत है तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि पौधे का सही आकार जिसकी औसतन ऊंचाई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। जहां पौधा रोपित किया जाएगा उस मिट्टी में पर्याप्त नमी होना जरूरी है और प्रत्यारोपण सही मौसम एवं अनुकूल वातावरण में करना चाहिए। आमतौर पर दोपहर या बादल भरा दिन में किया गया रोपण सर्वोत्तम प्रणाली है, क्योंकि यह मध्याह्न के धूप की गर्मी से पौधे का तनाव रोकता है। रोपण सामग्री की उत्पत्ति के संदर्भ में रोपण के स्थान एवं दिन का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। सभी जड़ी बूटियों की प्रजातियों को उस तरह सिंचन करना चाहिए कि उनकी विशिष्ट नमी की आवश्यकता परिपूर्ण हो। सिंचाई प्रक्रिया उस पर निर्भर करती है कि आपके पास कितना पानी उपलब्ध है या आप कितना पानी निवेश करने के लिए सक्षम है या इच्छुक है। कई प्रजातियों की सिंचाई बाढ़ सिंचाई प्रक्रिया द्वारा की जाती है। क्या छिड़काव प्रक्रिया के इस्तेमाल से अच्छा परिणाम मिलेगा या जहां पानी का संचय किया गया हो वहां टपक सिंचाई प्रणाली में निवेश करना चाहिए।
जिस किसी भी प्रणाली का उपयोग किया जाए उसमें साफ स्रोत से पानी आना चाहिए। प्रदूषण संभावित स्रोत मुक्त अर्थात रसायन युक्त पानी का बहाव। अगर आपको पानी की गुणवत्ता के बारे में संदेह है तो आप उसका एक नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज सकते हैं। जंगली घास का नियंत्रण फसल की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। आमतौर पर फसल तभी अच्छी तरह से विकसित हो सकती है जब उसकी स्पर्धा जंगली घास के साथ न हो। अधिक पोषक या प्रकाश के लिए सीधे मिट्टी तक लगातार सूर्य प्रकाश न रहे, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उससे मिट्टी की नमी एवं पोषक तत्वों को नुकसान हो सकता है। साधारण नियम के अनुसार अंकुरण के 20 दिन के बाद पहली निराई करनी चाहिए। अगर पौधों को पंक्तियों में उगाया गया है तो फैली हुई जंगली घास को दूर करना आसान और जल्दी होता है। जंगली घास को बीज बनने से पहले निकाल देना चाहिए, जिससे अगले साल नियंत्रण से बाहर न जाए। मूचिंग जंगली घास के नियंत्रण एवं भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए असरकारक तरीका है। जैव निम्नीकरण द्वारा विघटित गीली घास की मदद से भी पोषक तत्वों और कार्बनिक द्रव्यों की पूर्ति करके भूमि को और भी उपजाऊ किया जा सकता है। कुछ प्रजातियों की वृद्धि बढ़ने के लिए जंगली घास के अलावा पौधे के ऊपरी हिस्सों को हटाकर पौधे की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है। इस उदाहरण में मूसली के फूल पौधे से दूर किए जाते हैं, जिसकी वजह से जड़ों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। रोग नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसको नियंत्रित करने के लिए पहले से ही उपाय करना चाहिए या ऐसी प्रजाति पसंद करनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में जीवाणु प्रतिकारकता हो, या जैविक प्रणाली जैसे कि अंतर फसल, हल्के जाल या ज्यादातर कीट फंसाने वाले फसल का उपयोग करना चाहिए। अगर समस्या आती है या नियंत्रण के बाहर हो जाए तो जल्दी से उसके निवारण के लिए सोचना चाहिए। अगर कीड़े प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देते हैं तो उसे हाथ से निकाल देना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो जैव कीटनाशक जैसे कि नीम का तेल छिड़कना चाहिए या जैविक खेती विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपात स्थिति में ही रासायनिक कीटनाशक के इस्तेमाल के बारे में सोचना चाहिए। वह सिर्फ तभी प्रतिग्रहित किया जाएगा जब उनकी कटाई के वक्त कोई रसायन का इस्तेमाल न किया गया हो। और अगर आपके पास प्रमाणित जैविक कृषि का प्रमाण पत्र है तो आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। जड़ी बूटियों की कटाई तभी होनी चाहिए जब उसके सक्रिय घटक सबसे ज्यादा हो, अर्थात कुटकी की कटाई उसकी वृद्धि के 2 या 3 साल में हो सकती है, जब उसकी पत्तियां पीली हो और सर्दी का मौसम खत्म होने से पहले कर लेनी चाहिए। सुबह सुबह या फिर बारिश के दिनों में जड़ी बूटियों की कटाई टालनी चाहिए, क्योंकि जड़ी बूटियों की गुणवत्ता शुष्क दिनों में ज्यादा होती है। फसल काटने वाले औजार का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और कटी हुई औषधियों को साफ बर्तन में रखना चाहिए। जब ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियों की कटाई कर रहे हो तब साथ साथ जंगली घास न आ जाए उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परखना कठिन हो जाता है कि कौन सी जंगली घास है या कौन सी फसल है। खेती का विवरण जिसमें जड़ी बूटियों की गुणवत्ता किसान की डायरी में लिखी हुई होनी चाहिए। हरी पत्तियों वाली फसल की खेती उत्तर प्रदेश में होती है, जहां मौसम गर्म और सीधी धूप होती है, इसीलिए उन्हें मुरझाने से बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए। जितनी अधिक तेजी से पौधे की यातायात होगी उतनी अच्छी जड़ी बूटियों की अंतिम गुणवत्ता होगी। ज्यादातर व्यापारिक जड़ी बूटी प्रजातियों को अभी भी जंगलों से इकट्ठा किया जाता है और आज भी जड़ी बूटियों का संचय अधिकतम लोगों की जीवन पूर्ति का आधार है। जड़ी बूटियों की उपज की ज्यादातर खपत ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आमदनी के लिए मूल्यवान अवसर है। हाँ, बढ़ती हुई औषधीय पौधों की जाति आने वाले वक्त में खेतों के लिए आपत्तिजनक है। ग्रामीण संप्रदायों के लिए जड़ी बूटियों का व्यापार लाभदायी अवसर है। पौधों की क्षमता को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हीं पौधों में से हर साल पुनर्जीवित करना चाहिए। इस तरह प्रारंभिक दौर में पौधों को इकट्ठा किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को जीवन पूर्ति का अवसर मिलता रहे।
किसी भी वन्य जड़ी बूटियों की प्रजातियों का संग्रह वहाँ के स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए उस क्षेत्र की पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी भी वन्य जड़ी बूटी के संग्रह के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता हो तो वह जड़ी बूटी की फसल संग्रह करने से पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर कोई प्रजाति दुर्लभ एवं खतरे में है और आप उस विषय में अनिश्चित है तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं। जड़ी बूटियों के संचय के लिए सही आयोजन करना जरूरी है। जिस जड़ी बूटियों की खेती करनी है उनके उपकरण इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ और तेज होना चाहिए। जिस बोरी में जड़ी बूटियां भरनी है वह बोरी स्वच्छ होनी चाहिए। अगर वह पहले उपयोग की गई है तो उसमें उपयोग की गई सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर बोरी का इस्तेमाल आगे खाद एवं कृषि रसायनों के लिए किया गया हो तो उनका इस्तेमाल जड़ी बूटियां भरने के लिए नहीं करना चाहिए। फसल का पंजीकरण करना जरूरी है, जो पर्ची को जोड़ के तिथि पत्र में कर सकते हैं, जो संचय करने से पहले तैयार रखना जरूरी है। जड़ी बूटियों की अधिकतम औषधीय गुणवत्ता के लिए उसे सही समय पर एकत्रित करना चाहिए। पौधों को पुनर्जीवित होने की क्षमता हर प्रकृति प्रजातियों के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए बेल फलों को पूरी तरह से पकने से पहले काटा जाना चाहिए। ह्यूमन ऑयल के बीज पक जाने के बाद इकट्ठा करना चाहिए और ज्यादातर छिलके वाली प्रजातियां जैसे कि अजवाइन की पत्तियों की फसल सर्दियों की शुरुआत में होती है। ज्यादातर किस्मों में फसल के सही समय की जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। अगर आपके पास संचय करने की सही जानकारी नहीं है तो आप किसी स्थानीय विशेषज्ञ के पास दिशा निर्देशन ले सकते हैं। पौधों को सदैव दूषित क्षेत्र से दूर संचित करना चाहिए, अर्थात रास्तों और गांव आदि। संग्रह करने वाले स्थान को लक्ष्य प्रजातियों की उपलब्धता के अनुसार चुना जाना चाहिए। पौधों का विस्तार अधिक और टिकाऊ हो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए और वाणिज्यिक संग्रह की किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव उनकी उपलब्धता पर नहीं होना चाहिए। पौधे की कटाई करने से पहले उनके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्ति करनी चाहिए। यह भारत में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की परंपरागत प्रथा है। हिंदू संस्कृति में आदर के साथ जड़ी बूटियों को एकत्रित करने की प्रथा है, जो औषधीय व्यापार के लिए जिम्मेदार है। यह संस्कृति एवं धर्म के अनुसार हर संचयकर्ता को लागू होता है। यहाँ संचयकर्ता वन्य अजवाइन के पुष्प एवं उसकी पत्तियों की कटाई करते हैं। यह प्रक्रिया अजवाइन के टिकाऊ संचय के लिए उपयोगी है। जिसमें बीज पैदा होते हैं या नहीं उस पर निर्भर करता है। पौधों पर अभी भी फूल है, बीज अपरिपक्व है, जहाँ सिर्फ 70% उपज एकत्रित की जाएगी और बाकी 30% अच्छे पौधों को बीज उत्पत्ति के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह एक आदर्श प्रक्रिया है। जब पौधा बीज पैदा करना शुरू करता है तब उपज को एकत्रित किया जा सकता है और बीज स्वतः भूमि पर फैल जाते हैं। इस तरह हर साल पुनर्जीवित होंगे और नियमित आपूर्ति एवं स्रोत द्वारा आमदनी संचयकर्ता को मिलती रहेगी। संचयकर्ता पद्म पुष्कर के जड़ों की कटाई करने आते हैं, लेकिन पौधे के भूगर्भ भागों की कटाई ज्यादा संवेदनशील होती है। पौधे की पूरी जड़ तक खुदाई की जाती है। पौधे को पुनर्जन्म की थोड़ी सी संभावना के साथ छोड़ दिया जाता है। आइरिस जड़ों को एकत्रित करने की टिकाऊ प्रणाली यहाँ दर्शाई गई है। प्रकंद के मुख्य भागों की कटाई करके उसे स्वच्छ बोरी में रखा जाता है और इस तरह कारगर तरीकों से हम मिट्टी की नमी को बरकरार रख सकते हैं और यह पौधे 1 या 2 साल में पुनर्जीवित होकर मूल आकार में आ जाएंगे। भविष्य के संदर्भ में दूसरी फसल तक इसका ख्याल रखना चाहिए।
संचयकर्ता छपा हुआ विवरण की पर्ची भरी हुई बोरियों के साथ संलग्न करते हैं, जिससे सामग्री स्रोत को खोजा जा सके एवं अंतिम मुकाम तक पहुंच सके। कुछ प्रजातियों के लिए जहां कम नमी वाली मिट्टी होती है, पूरे पौधे के मूल की कटाई भूमि के अंदर एक तरफ केवल एक ही स्थान से करनी चाहिए। इस प्रक्रिया से दूसरी जड़ों को कम नुकसान होगा और वह भूमि से लगे रहेंगे और पौधे को पुनर्जीवित करने में सहायक हो सकेंगे। ये कलेक्टर कोटेजोम नामक वृक्ष की छाल में फसल लाते हैं। फसल के रूप में कटा हुआ छाल पकड़ने के लिए बोरियां पेड़ के आधार के आसपास होती है। संचयकर्ता कोटेजोम नामक वृक्ष की छाल की कटाई करते समय बोरी को पेड़ के नीचे बिछाते हैं, जहां तेजी से गिरते हुए छिलकों को इकट्ठा कर सके। छिलकों को पेड़ के एक तरफ से निकालनी चाहिए, जिससे पेड़ को कम से कम नुकसान पहुंचे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका तना चारों तरफ से न कट जाए, जो पेड़ की मृत्यु का कारण बन सकता है। कटे हुए छिलकों को साफ बर्तन में एकत्रित किया जाता है और उसमें से अवांछित घटकों को जांच करके दूर किया जाता है। आखिर में छिलकों को बोरी में भरकर पर्ची लगाई जाती है और प्रसंस्करण के लिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें अगले स्थान पर पहुंचाया जाता है। बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियों को फसल कटाई के बाद उनके औषधीय गुणों को स्थिर स्वरूप में संभालने के लिए कुछ विधियां आवश्यक होती है। इनमें से धोने, छटाई, काटने, टुकड़े करने की प्रक्रिया, तेल आसवन और अवशेषों को सुखाने का समावेश होता है। निम्नलिखित दिशा निर्देशन में प्राथमिक प्रसंस्करण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। जड़ी बूटियों की प्रक्रिया करते समय स्वच्छता एवं स्वच्छता को कायम बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिस जगह पर जड़ी बूटियों की प्रक्रिया चल रही हो, वह जगह धूल और प्रदूषण संभावित स्रोतों से साफ और सुरक्षित होनी चाहिए। कार्यक्षेत्र बारिश से सुरक्षित होना चाहिए और यदि आप हरे पत्ते वाले पौधे के साथ कार्य कर रहे हैं तो पौधे पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से सुरक्षित रखना चाहिए। फसल के वक्त अधिकांश जड़ी बूटियों में अवांछित भाग एवं भिन्न उत्पाद को प्राथमिक छटाई से दूर करना चाहिए। कुटकी की कटाई के वक्त पत्ते और हरी डालियां सावधानी पूर्वक सभी तरफ से हटाना चाहिए। ब्राह्मी की फसल के लिए उसके मुख्य भागों के अलावा ब्राह्मी को धोने से पहले उसके अवास्तविक मूल और आकस्मिक रूप से फैली हुई जंगली घास को दूर करने के बाद उसे स्वच्छ करना चाहिए। बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियों के कुछ अपवाद को छोड़कर नाजुक फूल और बीज झिल्ली को सुखाने से पहले स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोकर उस पर जमा हुआ कीचड़ और अन्य दूषित अवशिष्टों को दूर करना चाहिए। जड़ी बूटी की धोने की कार्यविधि को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए ज्यादा पात्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रथम पात्र में मलिन पदार्थ साफ हो जाए, दूसरे पात्र में उसे और भी ज्यादा स्वच्छ करना और तीसरे पात्र में साफ पानी में अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए। यदि आपको ब्राह्मी धोने के लिए अधिक स्थायी संरचना चाहिए तो आप कुछ उद्देश्य निर्मित टैंक का निर्माण कर सकते हैं, जिसे ब्राह्मी को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। दोबारा आप प्रथम टैंक का इस्तेमाल पौधे का कीचड़ साफ करने और दूसरी टैंक का इस्तेमाल स्वच्छ पानी में अंतिम बार रगड़कर साफ करने के लिए किया जा सकता है। उनको सुखाने से पहले पानी को सही तरह से छानने के लिए जड़ी बूटियों को पानी छानने वाली छलनी में रखा जा सकता है, जिसे विस्तार से इस उदाहरण में समझाया गया है। यह अतिरिक्त पानी को छानने के लिए वैकल्पिक तरह से अपकेंद्रित प्रदर्शन की मदद से कम खर्च में छोटी जाली वाली बोरी की मदद से दूर किया जा सकता है। कई छिद्रित टंकी में निवेश करके उसकी मदद से एक ही सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर कारगर तरीकों से लागू किया जा सकता है। कुटकी में से पानी निकालने एवं सुखाने के लिए रैक से निकालकर धूप में रखना चाहिए, जिससे बचा हुआ पानी भाप बन के उड़ जाएगा। यह एक अच्छा मौका और प्रणाली है जिसमें जड़ी बूटियों का अवलोकन करके उनकी परख हो सके, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि उसमें कोई और दूषित अपशिष्ट नहीं है। इससे जिस सामग्री को सुखाने के लिए रखा गया है वह उच्च गुणवत्ता की होगी और सुखाने के बाद कम श्रेणीबद्ध करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्याज को रखने वाली जाली जैसी जाली बनाई जाती है, जिसमें धोई हुई सामग्री को रखकर जमीन पर सुखाने के लिए रखा जा सकता है।
पानी को निकालने और सुखाने से पहले पौधे का निरीक्षण किया जा सकता है। इस संबंध में स्ट्रेचर की लंबाई ऐसी रखी जाती है कि दोनों स्टैंड के बीच फिट हो सके और पौधा जमीन को नहीं छुए और आसानी से स्टैंड पर से लिया जा सकता है। यह सभी प्रक्रिया तारीख, फसल की संख्या, बैच नंबर एवं जब प्रक्रिया की गई हो उन सभी जानकारी के साथ डायरी में लिख लेना चाहिए। सुखाना एक मुख्य कुंजी है जो जड़ी बूटी की दवाइयों के लिए कच्चे माल की गुणवत्ता का निर्धारण करता है और अक्सर उपज में अधिकतम जोखिम शामिल होता है। जड़ी बूटियों को सूखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत वही है जो आप उपयोग करते हैं। हम सभी गीले कपड़े सुखाने का तरीका जानते हैं, जिसमें हम कपड़ों को धूप और हवा में सुखाते हैं। जड़ी बूटियों का सिद्धांत भी उसी के समान है, जिसमें जड़ी बूटियों को खुले में जमीन पर सुखाना चाहिए जहां धूप और हवा हो। हरी पत्ती वाली जड़ी बूटियों का रंग एवं तेल को बनाए रखने के लिए उसे छांव में सुखाना चाहिए, जिससे जड़ी बूटियों के तेल का वाष्पीकरण न हो जाए। जड़ी बूटियों को सुखाने का सबसे साधारण तरीका यह है कि उसे अधिकतम छेद वाली जाली में डालकर बांस के खंभों पर रखी जाती है। यह सबसे कम खर्च में हो सकता है, जिसकी प्रदर्शनी उड़ीसा में छांव वाली जगह पर की गई थी। सुखाने की दूसरी विधि में सोलर ड्रायर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ग्लास पैनल और ब्लैक सीट का उपयोग होता है, जो ड्रायर की अंदर की हवा को जल्दी से गर्म करता है, जो दूसरी तरफ से पंखे के द्वारा बाहर निकलती है। गर्म हवा के क्रॉस फ्लो करने से जड़ी बूटी में से बची हुई वाष्प निकल जाती है। कुटकी के मूल सुखाने की सरल सोलर ड्रायर की डिजाइन हिमाचल प्रदेश में दर्शाई गई है। सोलर ड्रायर उसकी अंदर की हवा को गर्म करता है और ऊपरी हवा को वेट में से बाहर फेंकता है और इस तरह हवा को अंदर खींच के बाहर निष्कर्षित करता है और हवा का विनिमय करता है। बड़े पैमाने पर जड़ी बूटियों को खाली सुरंग में स्टैंड पर सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में सुरंग में गर्म हवा का क्रॉस फ्लो बनाया जाता है और कुदरती संवहन और पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। जब जड़ी बूटियों को बाहर सुखाने के लिए रखते हैं, तब वह पतली होकर महत्तम फैलती है, जिससे पता चलता है कि जड़ी बूटी अच्छी तरह से सूख गई है। सारी जड़ी बूटियां ड्रायर से निकलने के बाद पौधे की सामग्री की उत्पत्ति के विवरण और सुखाने की तारीख, पूरी तरह से सूखने की तारीख एवं बैच नंबर और सभी जानकारियों के साथ एक लेबल तैयार होना चाहिए। कुछ क्षेत्र जहां अतिवृष्टि एवं वाष्प ज्यादा होती है, वहां संभवतः सौर ड्रायर में जड़ी बूटियों को सुखाना संभव नहीं हो सकता है। उस स्थिति में गर्म ड्रायर को कैबिनेट ड्रायर जैसा प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वह जलती हुई बायोमास से संचालित होता हो। आमतौर पर सबसे अच्छा सूखने वाला परिणाम 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस या अधिकतम 60 डिग्री सेल्सियस तक पाया जा सकता है, अगर नमी ज्यादा होती हो तो। सुगंधित जड़ी बूटियों की प्रजाति को 30 से 35 सेल्सियस के ठंडे तापमान पर सुखाना चाहिए। जड़ी बूटियों को सिर्फ जमीन पर सुखाना चाहिए। अगर ऐसा कोई उपाय नहीं है तो उसे साफ पॉलिन पर सुखानी चाहिए, जहां वह कोहरा, धूल, जीवाणुओं, प्रदूषण से संरक्षित और प्राणियों के संपर्क से दूर होनी चाहिए। जड़ी बूटियां तब तक सुखानी चाहिए जब तक बारीकी से क्षीण करने योग्य न हो जाए। जड़ी बूटियों को स्टैंड पर से लेने से पहले और एक बार जांच लेना जरूरी है, ताकि उसमें कोई जंगली घास और अवांछित चीजें हो तो दूर किया जा सके। सूखी हुई सामग्री को स्वच्छ बोरी में सामग्री की जानकारी की पर्ची के साथ बांधकर रखा जाता है। पर्ची को बोरी के साथ चिपकाना नहीं चाहिए, जिससे उसमें रखी गई सामग्री की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं हो। एक बार जड़ी बूटियों को बांध कर रखी जाए, उसके बाद उसका वजन और उसकी मात्रा का अभिलेख किसान डायरी में एवं बोरी पर लगी पर्ची पर होना चाहिए। अब बोरी संचय कक्ष में रखने एवं दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार है। जड़ी बूटी का संचय किस तरह किया जाता है,
यह उसकी अंतिम उपज की गुणवत्ता के लिए अति महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियां संग्रहकर्ता की वजह से नष्ट होती है, जिसकी विशेष वजह फंगस और कीट होते हैं। संचय कक्ष शुष्क और अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए और जिस स्टैंड पर बोरी रखनी है उसको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उसके बाद पूरी तरह से सीधी और दीवार से दूर रखनी चाहिए। हर एक बोरी पूरी तरह से जड़ी बूटी की संपूर्ण जानकारी के साथ लिखी हुई होनी चाहिए एवं कक्ष पशु और कीट से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। अगर वहाँ चूहे जैसी कोई और समस्या हो तो भी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल टालना चाहिए। भिन्न भिन्न तरह की जड़ी बूटियां पृथक करके उसकी अच्छी कीमत पाने के लिए दूषित न हो, इसलिए खाद और दूसरी चीजों से दूर रखना चाहिए। जब जड़ी बूटियों को यातायात किया जाता है तब भी यही नियम लागू किए जाते हैं। साधन के उपयोग से पहले उसे पूरी तरह से साफ करना चाहिए एवं जड़ी बूटियां किसी भी प्रकार के संभावित दूषण से दूर रखनी चाहिए। आगामी मंजिल तक की मुसाफरी में जड़ी बूटियां ठंडी एवं शुष्क रहे उसकी पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। जड़ी बूटी दवाइयों के उत्पादन से पहले सूखी जड़ी बूटियों को और भी स्वच्छ करने के लिए उनकी छंटाई और श्रेणीकरण किया जाता है। आवश्यकता होने पे जड़ी बूटियों को मेटल डिटेक्टर में से पसार किया जाता है एवं सुनिश्चित किया जाता है कि जड़ी बूटियां एक समान कण में से परिवर्तित हुई है कि नहीं। इस चूर्ण का प्रयोग जड़ी बूटियों से निर्मित दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि च्यवनप्राश और औषधीय गोलियां एवं कैप्सूल बनाने के लिए। अंतिम उपज को सही तरीके से पैक करके कंपनियों, दुकानों एवं औषधीय अभ्यासकर्ताओं को पूरे विश्व में वितरित किया जाता है। जीएसीपी के दिशा निर्देशों का पालन करके औषधीय वनस्पति उद्योग के लिए कच्चे सामग्री का उत्पादन किया जाता है। औषधीय दवाइयाँ महत्तम गुणवत्ता, प्रभावशाली, सलामत एवं पर्यावरण सक्षम हो उसकी प्रत्याभूति देता है। इस तरह तैयार की गई दवाइयाँ उत्पादकों और उपयोगकर्ता दोनों को लाभ देती है, साथ ही साथ खेतों और जंगलों को जहाँ से उनको एकत्रित और उगाया जाता है।